आज से हम लोग जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2018 से लेकर अभी तक उनकी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेट, केबीएस और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीटेट में जो है ना किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो आनुवांशिकता है और पर्यावरण है, इसकी जो भूमिका है वह विकास में, बच्चे के विकास में किस प्रकार की रहती है, तो उसके बारे में कौन सा कथन जो है ना वह सत्य है। देखिएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता के और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या फिर पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ पर्यावरण जो केवल है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड आ गया है। और जो हम लोगों ने आपके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है उसकी क्लासेस भी जो है ना अवेलेबल हो गई है। आप लोग ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर जो आई बटन है ना उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस लिंक पर। तो देखिएगा, जो नेगेटिव टैग वर्ड आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ केवल जो पर्यावरण है बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि आनुवांशिकता जो है ना वह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना उसका रोल होता है बच्चे के विकास में। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। देखिए बात हुई है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छी जो देखभाल है, पौष्टिक आहार, यहाँ पर सिर्फ एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है। देखिए सिर्फ जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित नहीं होगी, यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण और आनुवांशिकता की। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास के जो कुछ पहलू रहते हैं ना वह आनुवांशिकता और कुछ अन्य जो रहते हैं वह पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लोग ना क्वेश्चन को सॉल्व करें, साइकोलॉजी का क्वेश्चन हो या कोई भी पैडागोजी का क्वेश्चन हो, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर नहीं पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के जो सिद्धांत है उनके अनुसार कहा नहीं जा सकता है। हम लोगों ने ना पियाजे के सिद्धांत को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, और पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड जो MCQ हैं उनकी क्लासेस भी जो है ना आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके ना आप जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग वो जो है ना उस क्लास को भी देख सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग पियाजे के जो सिद्धांत है ना उसके अनुसार कौन सा कथन नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निरंतर अभ्यास से जो है ना वह अधिगम होता है। हम बात करें निरंतर अभ्यास की, तो ये किसने कहा, ये थॉर्नडाइक ने कहा है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ये पियाजे के अनुसार बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बाकी विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू पियाजे का जो सिद्धांत है ना उसके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से नहीं है पूछा गया, और पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसलिए ना जो पियाजे का सिद्धांत है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़ लें। तो देखिएगा, बताइएगा कि कौन सी जो है ना वह पूर्व संक्रियात्मक विचार एक सीमा, उसकी एक सीमा नहीं है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, या फिर अनुत्क्रमणीयता। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सीमा का जो है ना मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सीमा का मतलब बुराई भी होता है, तो जो है ना अकॉर्डिंग टू मतलब वो कौन सा पॉइंट है जो कि अकॉर्डिंग टू पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोग पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्था हैं उनको भी देख लीजिए। देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है ना पियाजे ने संवेदीगमक अवस्था दी है, ठीक है, बताई है। उसके बाद में 2 से लेकर 7 वर्ष तक कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में 7 से लेकर 11 वर्ष तक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अवधि भी पूछी जाती है। और जो अंतिम है 11 से लेकर 15 वर्ष तक जो कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हम लोगों से यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक जो
ठीक है, अवस्था है उसकी एक सीमा नहीं है, यह पूछा गया है। देखिएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या फिर अनुत्कीर्णता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अहम मान्यता जो है ना वह इसकी सीमा नहीं है बल्कि इसकी विशेषता है। बाकी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, उत्कीर्णता, ये जो है ना इसकी सीमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, डैश मतलब है कौन सी चीज़ है जिसके अलावा जो है ना वह निम्नलिखित सभी कारणों में से जो है ना खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों की उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ये जो है ना समय बिताने के अलावा जो है ना यह निम्नलिखित सभी कारणों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खेल वह शरीर जो है ना उनका निपुणता प्राप्त करते हैं बच्चे, यह उनकी इंद्रियां जो रहती हैं, ठीक है, आँख कान नाक, ठीक है, इन सभी में क्या रहते हैं, उत्तेजित करता है इन सभी को। वे नए कौशल हासिल करते हैं बिल्कुल, और वे सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया किसके अलावा। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है बल्कि हम यहाँ पर कह सकते हैं शारीरिक विकास वगैरह सभी विकास में जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो वह कौन सा क्वेश्चन है जो कि बच्चों को जो है ना गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे कि बच्चे कई दिशाओं में सोचें। देखिएगा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, बच्चा बोल देगा हाँ या ना, ठीक है, इसमें तो जो बच्चा ना ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा तो आंसर ये होगा नहीं। सही जवाब क्या है, देखिए वह सही जवाब दे देगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं देगा, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं सोच रहा है। थर्ड देखिए, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये हो सकता है, बट हमको फोर्थ वाला भी देखना है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, आंसर बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक समस्या दे दी बच्चों को और सभी बच्चों से कह दिया कि आप अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार के तरीकों से इसको हल कीजिए, तो बच्चे हैं ना कई तरीके से सोचेंगे, ठीक है, तो उनको सोचने का ज़्यादा अवसर मिल रहा है। और यहाँ पर यही पूछा गया, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो देखिएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, क्या ये जो है ना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, या फिर थेमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, या फिर व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, या फिर परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, ठीक है, रैंकिंग वगैरह। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रगतिशील करके सीखना। एक बच्चा करके सीखता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये जो है ना प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए, फिर से ना प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रगतिशील देख रहे हैं हम, क्या प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, या फिर स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका आंसर बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो है ना कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा जो है बस सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बिल्कुल, यहाँ पर सामाजिक जो है ना समाज के बारे में बताए, प्रकृति के बारे में बताए, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो जो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग है उनके जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा यहाँ पर बेटर रहेगा, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का जो है वह समर्थन किया, ये हो सकता है सही। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। देखिएगा, यहाँ पर कार्रवाई वगैरह का तो उल्लेख बिल्कुल नहीं किया है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक जो परिपक्वता है और नैतिक परिपक्वता है उसके बीच जो है ना सहयोग का समर्थन किया है। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम लोगों ने ना जो निकटवर्ती क्षेत्र है इससे रिलेटेड जो है ना कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। यदि आप लोगों ने वाइगोत्स्की की जो क्लास है सिद्धांत की उसको नहीं देखा है तो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लें। देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। जो निकटवर्ती विकास क्षेत्र है वह क्या संदर्भित करता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो निकटवर्ती विकास है ना, देख लेते हैं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है ना, तो यह निकटवर्ती क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखेंगे, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या फिर उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निकटवर्ती क्षेत्र, जिसको जेडपीडी भी कहा जाता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या रहता है, एक बच्चा कोई समस्या को सॉल्व कर रहा है तो वह क्या करता है, सहयोग ले लेता है अपने से बड़े का, ठीक है। उसके बाद वह कोई कार्य लगभग क्या करता है, फिर स्वयं ही कर लेता है, उसको सहायता लेकर फिर स्वयं ही कर लेता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ठीक है, एक जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है, या फिर जो व्यक्तित्व है उसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है, उसमें जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के जो गुण है ना उनका संयोजन होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा जो है ना वह किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या फिर ट्यूशन। देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ट्यूशन को छोड़कर इन सभी से जो है ना अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाज के द्वारा भी, मीडियाकरण के द्वारा भी, ठीक है, सामाजिकरण, संस्कृति, सभी के द्वारा वह लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि जो मानकीकृत परीक्षण है उनकी आलोचनाओं में से एक कौन सा है? वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं क्या? उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या फिर परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, या बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो मुख्यधारा की संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि जो एकाधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत है वह क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एकाधिक का मतलब रहता है एक से अधिक। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है क्या? या फिर हम बात करें यहाँ पर पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखिए एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो यहाँ पर देखिए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल एक से अधिक हो सकती है। किसने जो है ना बुद्धि कई प्रकार की बताई? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि एकाधिक का मतलब क्या रहता है, और यह सिद्धांत कहता क्या है? यह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हम लोगों ने ना जो मूल्यांकन से रिलेटेड जो मैथ्स पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लिया है। तो ना आप लोग सभी के सभी इन क्लासेस को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप गारंटी से जो है ना जो एग्ज़ाम है ना उसको क्लियर कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक शिक्षक है वह सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, बच्चों से कहता है आप उसका क्या करिए, उसका मूल्यांकन करिए, ठीक है, तभी आप उससे सीखेंगे। तो वह उसका मूल्यांकन करेंगे। पेड़ की जो जड़ रहती हैं, ठीक है, वह किस प्रकार से होती हैं, फूल कैसे आता है, फल कैसे आता है, वे क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन कर रहा है। मतलब बच्चे उस पेड़ के बारे में सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। और सीखने के मूल्यांकन और जो सीखने, यदि उनने कोई चीज़ सीख ली है, टीचर उनसे क्वेश्चन करेगा क्या सीखा, तो वह सीखने का मूल्यांकन हो जाता है। तो दोनों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में बिल्कुल हो सकता है, बट हमको ना बेटर ऑप्शन चुनना है यहाँ पर। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, या फिर बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए जो है ना लक्ष्य निर्धारित करने में। देखिए
हमने बात की सबसे पहले बच्चों की प्रगति और जो उनकी उपलब्धि है, क्या सीखा, ठीक है। इसके लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, वह कौन सा है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों से संबंधित नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है क्या, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या फिर यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना 15 का 4 बिल्कुल भी जो है ना यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना सीटेट की जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो ऑफिशियल आंसर की ना उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे, और लगभग जो है ना बिल्कुल सही भी आंसर है। देखिएगा, बच्चों में प्रगतिशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो बच्चों में जो प्रगतिशीलता है वह किसके कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा, या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या फिर सफल माता पिता, या एक अनुशासित जो है वह दिनचर्या। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो प्रगतिशीलता है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया जो है ना उसके कारण हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित हैं उस प्रकार की पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं ताकि वे मुख्यधारा की भाषा जो है वह सीख सकें, या फिर बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। देखिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनके सांस्कृतिक और जो भाषाई ज्ञान है उसको महत्व देता है उस प्रकार का माहौल, और उनका उपयोग करता है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्या निर्भर करता है, देखिएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। अतिरिक्त समय का तो बिल्कुल भी कहीं प्रावधान नहीं है, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि जो सृजनात्मकता प्रतिभाशालीता है, ठीक है, बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करती है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ताकि वह देखिए निर्देशन अच्छे से देगा, अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, तो उनकी जो सृजनात्मकता है और प्रतिभाशालीता है, ठीक है, वह उन पर निर्भर करेगी। बाकी देखिए अतिरिक्त समय जो एनसीएफ है ना वह क्या कहता है कि ठीक है, एनसीएफ और जो समावेशी शिक्षा वह क्या कहती है, किसी को अतिरिक्त समय जो है ना नहीं दे सकते हैं, बल्कि देखिए एक साथ एक कक्षा के नीचे पढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। जो अति संवेदनशील छात्र हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, पूछा गया है। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंध के खंडों में तोड़ना, ये तो सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश। देखिए वैकल्पिक तरीके होंगे तो बच्चे समस्या को अच्छे से सॉल्व करेंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी ठीक है। बेचैन होने पर अवसर उन्हें फटकार क्यों लगाओगे आप, डांटना फटकारना, ठीक है, ये सभी नहीं करना है, और यही पूछा गया है, ठीक है। कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांटना फटकार लगाना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, देखिए अलग अलग जो सोच वाले जो पैटर्न है तो उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिस हैं, सृजनात्मक हैं, या फिर प्रत्यस्थायी हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, मतलब 3rd हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न, देखिए अलग अलग सोच मतलब कई दिशाओं में सोच रहा है, और जब कई दिशाओं में सोचने की बात आती है तो वह सृजनात्मकता रचनात्मकता आ जाती है। जब जो सृजनात्मकता रहती है वह क्या कहती है कि बच्चे जो है ना कई दिशाओं में सोचे। जैसे कि बच्चों से पूछा जाए कि हम लोग ऐसे कौन से 2 अंक जिनको जोड़ा जाए कि 32 प्राप्त हो जाए, 50 प्राप्त हो जाए, तो देखिए बच्चे 25 + 25 भी करेंगे, 49 + 1 भी करेंगे। तो इस प्रकार से वे कई प्रकार से सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। फिर से यहाँ पर पूछा है, नहीं करता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ हल करते समय गलतियों करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का मतलब पता है क्या होता है? इनका मतलब होता है कि बच्चा जो है ना उससे पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, वो कह देगा दिल्ली है, ठीक है, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहा है कुछ, ठीक है, एक ही दिशा में सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चों की समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन जो है ये नहीं करेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तो बताइए संवेग कौन सा है? स्मृति, डर, ध्यान या फिर उत्तेजना। आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 हो जाएगा। डर जो है ना वह एक संवेग है। आगे देखेंगे, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। एक 3 साल का बच्चा क्या बता रहा है कि जो दूध बूथ रहता है उस पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चे की समझ का स्पष्टीकरण कौन सा प्रदान करता है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। देखिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। बिल्कुल ये हो सकता है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। देखिए, प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता तो बच्चा ये चीज़ें बताता भी नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बच्चे का जवाब दूध बूथ से, ठीक है, दूध खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल उसने अनुभव किया है जिस प्रकार से दूध बूथ से दूध खरीदते मशीन के द्वारा, इस प्रकार से, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग ना यहाँ पर इंग्लिश में भी बिल्कुल जो है ना, यदि आपको लगता है, ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में भी आपको बताते जाएंगे, बट आपको कमेंट करना है यदि आपको नीड है तो। बाकी जो है ना अभी हम लोग ना हिंदी में जो है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा जो वर्णन है ना वह कौन सा ऑप्शन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को, बिल्कुल नहीं। अनुशासन वगैरह, ठीक है, जो है ना पूरी तरह से भूमिका नहीं होगी, रहना चाहिए बट इतना नहीं कि बच्चे बिल्कुल शांत रहें, बात करने से भी झिझकें। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए, सिर्फ पाठ्यपुस्तक रटन पद्धति जो है इसको नहीं अपनाना है। पाठ्यक्रम को समय देने पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखिए, सिर्फ पाठ्यक्रम की बात नहीं करना है, बच्चे का जो ज्ञान है ना उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये है ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना, मतलब जहाँ बच्चे अच्छे से बैठें, ठीक है, बैठें, जो भी एक्टिविटी वो करें और संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा, समावेशी शिक्षा कौन सा जो है ना वह प्रोत्साहित करता है? देख लेते हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे ही, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। देखिएगा, सामग्री यूज करने के लिए, ठीक है, लंबे समय के रखने के लिए नहीं लिए, तो आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि ये समृद्ध शिक्षा का जो है ना प्रोत्साहित कर ही नहीं रही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली, ठीक है, ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, ये हो सकता है। इससे बच्चे को कोई पाबंदी नहीं है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त, एक बार क्यों करेंगे, ठीक है, आंसर ये होगा नहीं। पाठ्य सामग्री, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। देखिए, पाठ्यपुस्तक सामग्री वाली क्यों, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वह कक्षा जहाँ पर खुली गतिविधि कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हों, ठीक है, खुली ताक मतलब जो अलमारी वगैरह रखी हो जिसमें किसी भी दिन वह पुस्तक वगैरह जो भी है उनकी गतिविधि के सामान उनको उठाकर वह उसका यूज़ कर सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? देखिए, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बताते हैं। क्या बनाते हैं? वे संसाधन रहित, जहाँ संसाधन नहीं रहते हैं तो वे क्या सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, या फिर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम को एकरूपता बनाए रखते हैं, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। बिल्कुल यही सही है, क्योंकि ये जो संसाधन उपलब्ध हैं बच्चों को शिक्षण के, वह संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, जिसको इंग्लिश में NCF बोला जाता है और जिसका जो है ना फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो उसने, ठीक है, NCF 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 रचनावाद से की है, ठीक है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक जो है रचनावाद बिल्कुल करेक्ट है।
संज्ञानात्मकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, जो पियाजे ने दिया है। 4 अवस्थाएं बताई हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन और आई बटन सभी जगह लिंक मिल जाएगा, बट आपको देखना है उसको। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। देखो एक कक्षा है, उसमें हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि बच्चा जो है ना वह प्रेरित है। देखिएगा यहाँ पर वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, क्या वे प्रेरित हैं इसलिए आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखिए प्रश्न पूछेगा मतलब बच्चा झिझक नहीं रहा, मतलब है क्या है, प्रेरित है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए अधिगम का मतलब समझ लीजिए, यदि जिसको नहीं पता, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। देखिएगा नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए क्या, शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय का व्याख्यान करना चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हो, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे क्या होगा, बच्चे अधिगम सीखेंगे, मतलब अधिगम मतलब सीखना, सीखेंगे एक दूसरे से, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वो तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया साइकोलॉजी के लगभग। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। देखिए अनुशासन जो है सीखने वाले वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम वातावरण में। तो किस तरह की मदद करते हैं, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए बिल्कुल नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए भी नहीं, रटना भी नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ना 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और ये जो एग्ज़ाम है वह 2018 का है। हम इसी प्रकार से ना 2018 से लेकर 2024 तक जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ना जो भी ठीक है सब्जेक्ट है, जैसे कि हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट हो, मैथ्स हो, ठीक है, हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, सभी के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।